मेरे रूम बहुत इकट्ठा हो गए, तो माला वगैरह लेके थोड़ा मिठाई वगैरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द उड़ान डायरी पर। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो 2024 में आबकारी उप निरीक्षक पद पर सेलेक्ट हुए हैं और सिंगरौली जिले के एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2024 में सेलेक्ट हुए हैं। तो आइए आप मिलते हैं मिस्टर चंद्र शाह से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें हमारे दर्शकों को कि कहाँ से हैं, कैसे हैं और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। सर प्लीज। जी सर, मेरा नाम चंदन शाह है। मैं सिंगरौली जिले के रजमिलान गांव का निवासी हूं और अभी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 में मेरा चयन आबकारी उप निरीक्षक के पद पर हुआ है। और मैं अपने इस यात्रा के बारे में बताऊं तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलौजी बैठन से की है, जिसमें मैंने कक्षा 7 से 12वीं तक मैंने उस विद्यालय में अध्ययन किया है। इसके बाद हम देखें तो विद्यालय स्तर के बाद 12वीं के बाद, चूंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, मैथ्स ग्रुप का, तो हमने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के रूप में इंजीनियरिंग बी किया है, जो उस समय जेईई मेंस के रैंक के अनुसार आईईटी डीएवीपी इंदौर कॉलेज से हमने संपन्न की है। इसके बाद फाइनल ईयर से लगभग 2020 से हमने इधर राज्य सेवा की तैयारी करना शुरू की। तो सर, आपकी स्कूलिंग जो स्टार्ट हुई तो आप क्या रजमिलान से डायरेक्ट यहाँ बैठन कैसे आते थे? मतलब वो बहुत कैसे संघर्ष रहा होगा, या फिर रूम लेके रहते थे, कैसे क्या जर्नी थी? सर, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई तो अपने गाँव में ही, रजमिलान छन्ना में ही सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में किए थे। पहली बार कक्षा 7वीं में मैंने बैठन एडमिशन लिया था। चूंकि रजमिलान मेरा गांव बैठन से 25 किलोमीटर दूर है, तो उस समय जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था तो रजमिलान से 5-6 लोग जाते थे जो कि बैठन शिशु मंदिर में जाते थे, और कुछ विद्यार्थी जो कि रास्ते में कुटार वगैरह से जाते थे। तो हम लोग कुछ उस समय क्या था कि स्कूल बस भी नहीं चलती थी, तो हम लोग बस निजी वाहन से ही जाते थे, जैसे कि जो सामान्य बसें चलती हैं, राहुल हो गई, चंदेल हो गई, तो इनमें बस उस भीड़ में आते जाते थे। तो इस तरीके से संघर्षपूर्ण हमने लगभग 6 साल, कक्षा 7वीं से 12वीं तक लगातार हम लोग डेली अप डाउन करते रहे। लगभग 25 किलोमीटर आना, 25 किलोमीटर आना, उस बस में, उस भीड़ में लटकते हुए, घुसते हुए। तो संघर्षपूर्ण तरीके से बीता हम लोग का स्कूली शिक्षा। फिर चूंकि और उसमें आपने काफी कुछ अच्छा किया भी, टॉप भी किया। अब गांव में जब तक मैं पढ़ता रहा कक्षा 12वीं तक, तो क्या है कि गांव में ट्यूशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग बस स्वाध्याय ही करते थे, केवल खुद से पढ़ते थे स्कूल से आने के बाद। तो हमने ट्यूशन वगैरह भी नहीं किया अपने समय पर, और जो भी मेहनत किया खुद से मेहनत किया, अकेले गांव में मेहनत किया। तो इस तरीके से इसके बावजूद मैंने पढ़ाई में लगभग अच्छा था और मेरे परसेंटेज भी अच्छे आते थे। और मैं पहली बार था कि मैं अपने गांव से 10th में 89% आया था मेरा उस समय के बोर्ड के अनुसार, और 12th में मेरा 93% था और मैं जिला टॉपर था, जिले में 3री स्थान था मेरा, तो सराहनीय है बिल्कुल मैथ से। और इसके बाद 12वीं के बाद भी हम लोग चूंकि गांव के विद्यार्थी थे, हमें आगे भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जनरली क्या होता है कि हमने मैथ से होने के बावजूद भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन हमने नहीं की थी। तो 11-12 में चूंकि हमने प्रिपरेशन नहीं की थी, और 12th के बाद से प्रिपरेशन आईआईटी जेईई का एग्जाम देना होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। बिल्कुल। तो चूंकि पहले से तैयारी नहीं थी, इसके बावजूद हमने एग्जाम दिया, और चूंकि मैं पढ़ने में ठीक था, मेरे परसेंटेज ठीक थे, सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी थी, इस वजह से बिना तैयारी के बाद भी जेईई मेंस मेरा क्वालिफाई हुआ। उसमें अच्छे नंबर थे, तब परसेंटाइल सिस्टम नहीं हुआ करता था, नंबर सिस्टम होता था, तो मेरा क्वालिफाई था। फिर हमने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया, तो जेईई एडवांस फेल हो गए हम लोग, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि पूर्व में अच्छी तैयारी नहीं थी। तो जेईई मेंस के नंबर के अनुसार ही कॉलेज मिला होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिला हम लोग को इंजीनियरिंग के लिए एमबी में। तो उस समय पे जो हमने चॉइस फिलिंग की थी कि अच्छे जो हम लोग के समझ में आते थे कि अच्छे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं इंजीनियरिंग के लिए मध्य प्रदेश में, जो कि जेईई मेंस के रैंक के अनुसार मिलते हों। तो हमने जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें था एसजीएस आईटीएस इंदौर पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आईआईटी डीएवीपी इंदौर के 2 कॉलेज थे, फिर तीसरे नंबर पर एमआईटीएस ग्वालियर था,
फिर जेईसी जौनपुर था। इस तरीके से हमने चॉइस फिलिंग की थी, और चूंकि नंबर और रैंक ठीक थे तो हमें जीएसआईटीएस में तो मनचाही ब्रांच मिल नहीं पाई, लेकिन आईईटी डीएवीवी जो हमारे सेकंड प्रेफरेंस था इंदौर में, वो मिल गया, क्योंकि अच्छा नामी और प्रतिष्ठित कॉलेज था। और हम लोग पहली बार गांव से या फिर हम कहें शहर से, सिंगरौली से बाहर पहली बार हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो एक थोड़ा सा डर भी था पहली बार बाहर नए माहौल में जाने का। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल, एक ये भी चैलेंज रहता है। बिल्कुल। तो फिर वही 2016 में हमने 12th पास आउट किया था, तो 2016 से हमने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए इंदौर में, आईईटी डीएवीवी में। तो 2016 से जब हम इंदौर आए तो शुरू में फर्स्ट ईयर तक में तो सब ठीक चलता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबके सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं, दोनों सेम है, ठीक। सेकेंड ईयर से अब हम लोग सिविल के सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए, सिविल इंजीनियरिंग के। फिर उसमें जो हम लोग घर से निकले थे, तो जैसे मेरा हम लोग यही सोच के निकले थे कि इंजीनियर बनना है, प्लेसमेंट लेना है, अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, सीरियस होकर। लेकिन जब कॉलेज पहुंचे और देखे कि क्या मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, तो पता चला कि मेरे कॉलेज तो अच्छा है, बस सिविल इंजीनियरिंग की हालत थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं थी उसमें, क्योंकि उसमें नई ही ब्रांच जुड़ी थी सिविल इंजीनियरिंग, तो रेगुलर फैकल्टीज नहीं थे और गेस्ट फैकल्टी ही थे। और उसमें क्या था कि बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, उसके प्लेसमेंट का भी रिकॉर्ड ठीक नहीं चल रहा था। तो वही सेकेंड ईयर तक तो हम लोग अच्छे से पढ़ते रहे, और ये डिसाइड तब भी हम लोगों ने नहीं डिसाइड किया था, मैं ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे सिविल सेवा के क्षेत्र में आना है, इस साइड आना है। तो सेकेंड ईयर तक बिल्कुल इंजीनियर बनना है। और सवाल ये तब खड़ा हुआ जब हम लोग थर्ड ईयर में थे, तो हम लोग को डिसाइड करना पड़ा कि किस चीज की तैयारी करना है और क्या बनना है। तो उस समय चूंकि थर्ड ईयर से कॉलेज में होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वो पढ़ जाते हैं कि मुझे टेक्निकल फील्ड की तैयारी करना है या फिर नॉन टेक की तैयारी करना है, प्लेसमेंट तैयारी करना है, गेट की तैयारी करना है, या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करना है। तो हमें पता था कि प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट के चांस बहुत कम है, वो भी कोर की कंपनी आ ही नहीं रही है सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, तो अपने को कुछ ना कुछ एग्जाम निकालना ही होगा। बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी चाहिए, और थर्ड ईयर ही सबसे प्राइम टाइम होता है तैयारी शुरू करने के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो थर्ड ईयर से हम लोगों ने डिसाइड किया, तो उससे हमारे इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के आधे से अधिक स्टूडेंट ने गेट की तैयारी शुरू की, उन लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की। और उस समय पे हम कुछ 8-10 विद्यार्थियों ने डिसाइड किया कि हम लोग नॉन टेक की तैयारी करेंगे, हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। उसमें से कुछ विद्यार्थी लोग यूपीएससी की तैयारी करने लग गए, कुछ एमपीपीएससी की तैयारी करने लग गए। तो हमारे और मेरे कुछ 4-5 मित्र, हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी का अपना लक्ष्य बनाया, और थर्ड ईयर से हमने सोचा कि एमपीपीएससी करना है, क्योंकि थर्ड ईयर में गेट वालों का तो तय था कि वो उन लोग का मॉडर्न ट्रेंड चलता आ रहा था कि वो गेट की कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर वो लोग अटेम्प्ट देंगे। हम लोग इस साइड आए, तो हम लोग अभी शुरू में ज्यादा परिचित नहीं थे उसके ट्रेंड से, क्योंकि अब इंजीनियरिंग की अगर आप कोई टेक्निकल में तैयारी करें तो सीनियर्स से अवेलेबिलिटी रहती है, तो सीनियर्स गाइड करते हैं कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, क्या करना है और कैसे पढ़ना है। और यहाँ तो थे नहीं, यहाँ कोई नहीं था सिविल सर्विस में, अचानक से हम लोगों ने इस तरफ रास्ता चुना था, तो हम लोग नए थे शुरू में। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जॉब सिक्योरिटी पर्पज से डायरेक्ट इसमें सिविल सर्विस में आए कि कोई प्रेरणा भी थी, मतलब क्या कुछ प्रेरणा भी मिली? बिल्कुल, प्रारंभ में तो ये तय नहीं था कि हम सिविल सर्विस की फील्ड की ओर आएंगे, कोई बचपन का बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था कि हम सिविल सेवा के क्षेत्र में आएंगे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही थोड़ा सा जब हम लोग करियर के बारे में सोचते थे, तो हम लोग सिविल सेवा के बारे में सोचना शुरू किए थे कि एक अच्छा विकल्प है जहाँ सम्मान प्रतिष्ठा भी है और कुछ कर पाने का संतुष्टि भी है। तो इस वजह से हम लोगों ने चुना था, और क्योंकि तैयारी करनी ही थी और कंपटीशन हर क्षेत्र में अच्छे स्तर का है इसमें पर, तो हम लोग सोचे कि फिर इधर नॉन टेक में सिविल सेवा के क्षेत्र में हम लोग अपना कोशिश करेंगे। जी सर जी हाँ। तो इसके बाद सर थर्ड ईयर में हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग को नॉन टेक की ओर नहीं जाना है। तो थर्ड ईयर से हम लोगों ने अब इसके सिलेबस निकलवाए, और जो भी कोचिंग के जो भी नोट्स या कंटेंट जो पुस्तकें प्रचलित थी सिविल सेवा के नाम पर कि एनसीईआरटी ले आओ, बेसिक कैसे सुधारे, कैसे कहाँ से शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि पहली बार इतिहास पढ़ना है, पहली बार भूगोल पढ़ना है, जिसको सामाजिक विज्ञान में पढ़े थे स्टूडेंट रहता है, बिल्कुल ये सब सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट छूट जाते हैं। 10वीं के बाद से हम लोग पूरा छूट जाते हैं, सामाजिक विज्ञान छूट ही जाती है हम लोग की। तो फिर शुरू से सब पढ़ना था, तो हम लोगों ने नोट्स अरेंज किए, थर्ड ईयर समाप्त होने को आ गया था तब तक में। फिर फोर्थ ईयर में हम लोग मेरे कुछ साथी जो थे, जो हम लोग
सिविल सेवा की ओर आए हुए थे। तो 4th ईयर से हम लोग सीरियस हुए, पर सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कि जब 2024 हुआ, लॉकडाउन आया और फिर हम लोग पता किए कि भाई कैसे तैयारी करनी है, कौन सी कोचिंग के कौन से नोट्स अच्छे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जैसे हम लोग नोट्स इकट्ठा किए अपने रूम पे, अपने इंदौर में ही जहां हम लोग रहते थे, तो लॉकडाउन आ गया। तो हम लोग घर आ गए, लगभग 1 साल तक हम लोग घर में ही बने रहे। तैयारी काफी बाधित हो गई। वो जो 1 साल का जो समय था लॉकडाउन वाला, जी सर, वो पूरा घर पे गुजारा। और घर पे ऐसी स्थिति थी कि नोट्स वगैरह सब इंदौर में ही था, घर पे भी पढ़ने के लिए कुछ था नहीं। तो कुछ पीडीएफ अरेंज किया हम लोगों ने और कुछ प्रिंट आउट निकलवाए, किसी तरीके जैसे तैसे काम, जैसे तैसे 1 साल तक काम चलाया। तो जो असली तैयारी जो शुरू हुई वो लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन के बाद रिटर्न हम लोग इंदौर। तो सर आप 2020 से, जैसा कि आपने बताया कि 2020 से 24 तक हमने लगभग 5 प्रयास किए जी, और 24 में जाके आपको सफलता मिली जी। तो ये जो सफलताएं असफलताएं आपने झेला जी, तो उसको कैसे आप मैनेज किए, कैसे ओवरकम किया? जी जी, सबसे पहले जब हम लोग लॉकडाउन के बाद इंदौर पहुंचे तो हम लोगों ने व्यवस्थित तैयारी शुरू की, रूम पर बकायदे, और पूरा कंटेंट इकट्ठा किया। फिर 2020 का प्रीलिम्स का जो अटेम्प्ट था, मेरा पहला अटेम्प्ट था जी। तो पहला अटेम्प्ट था, थोड़ा डर था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हमने प्रीलिम्स का, और जब टेस्ट दिया तो 20 वाला जो पेपर था थोड़ा सा पैटर्न उसका हटके था, सिलेबस चेंज हुआ था। बिल्कुल सिलेबस चेंज था थोड़ा सा। तो जो प्रीलिम्स था 2020 का, वो मेरा एक क्वेश्चन से क्वालिफाई नहीं हुआ। ओबीसी की कट ऑफ 66 गई थी और मेरा 65 क्वेश्चन सही थे। तो वो एक क्वेश्चन से 2020 वाला प्रीलिम्स रुक गया। और उस वक्त क्योंकि मेंस की भी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन थी नहीं, क्योंकि नए सिलेबस के अनुसार, तो अच्छा हुआ, वो ज्यादा अफसोस नहीं हुआ उसके ना निकलने का, क्योंकि मेंस की तैयारी अभी चल ही रही थी, अच्छे से हो नहीं पाई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो हम लोग मेंस में लगे रहे। फिर 2021 का मेरा जो दूसरा प्रयास था, 2021 प्रीलिम्स हमने दिया, तो उस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। फिर हमने मेंस दिया, मेंस भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी। फिर इंटरव्यू दिया, तो दूसरे अटेम्प्ट में 2021 के वैकेंसी में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, पर इंटरव्यू में दुर्भाग्य से इंटरव्यू के फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया, और मैं अंतिम स्तर से फिर वापस एक बार फिर किसी गर्त में चला आया। सांप सीढ़ी वाला तो खेल है बिल्कुल, इंटरव्यू से भी आएंगे तो फिर नीचे ही आएंगे। बिल्कुल। तो 2024 में, मतलब ये जो 21, 22, 23 का आपने दिया, तो 24 में ऐसा क्या आपने बदलाव किया था कि 24 में आपने सिलेक्ट हुए? तो डायरेक्ट 24 पे अपन आते हैं कि 24 में क्या ऐसा था? बिल्कुल, 24 में एक तो पहली बात नए सिलेबस थे, और जब 24 का मेंस होने वाला था तो उस वक्त समय हम लोग के पास बहुत कम मिला था। नए सिलेबस थे, और एक तो मेंस के पैटर्न में भी चेंज किया और नए पार्ट भी जोड़ दिए, तो काफी सिलेबस बड़ा कर दिया। ऐसा था कि पुराना सिलेबस हटाया नहीं, बल्कि और अधिक नया सिलेबस जोड़ दिया। तो आधे से अधिक स्टूडेंट तो इसी में हतोत्साहित हो गए कि अब तो मैनेज नहीं हो पाएगा, बहुत कम ड्यूरेशन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त तो ऐसी स्थिति थी कि समय कम था, मार्केट से जो भी नोट्स जहां से भी मिल जाए नए सब्जेक्ट के, उसको हम लोग ले आए और चुपचाप बैठ के पढ़ा उसको हम लोगों ने, और बहुत कम समय में ही टेस्ट सीरीज देके थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड की प्रैक्टिस किया। जिसके बाद 24 का मेंस दिया, और वो पहला ही मेंस था, तो चूंकि पहली बार होने जा रहा था तो हम लोग को ज्यादा सबके लिए नया ही था, नहीं पाया था। बिल्कुल, एक तो हम लोग को क्वेश्चन के पैटर्न भी नहीं पता थे, कि वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पर वो पहले जो नए सब्जेक्ट जुड़े थे, नए पार्ट जुड़े थे, तो उनके हम लोग को आइडिया नहीं था। फिर भी वो हम लोगों ने तैयारी की और 24 का मेंस दिया, और ये पहला नए सिलेबस के अनुसार ये 24 वाला पहला ही मेंस था। बिल्कुल। और हम देखें कि ऐसे संक्रमण काल में सिलेक्शन चांसेस ज्यादा होते हैं, जो अपने आप को मनोबल थोड़ा बना के बिल्कुल तो सिलेक्शन चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ये सोच के खत्म कर देते हैं कि समय कम है, नोट्स नहीं है, सारी चीजें। बिल्कुल। और जो पहली तैयारी रहती है वो सब यहाँ काम आ जाती है। बिल्कुल, पुराना जो पढ़ा हुआ होता है वो पुराना ही नॉलेज वो काम आता है, और नए सिलेबस के लिए आदमी अधिक समय देता है। तो ये पुराने विद्यार्थियों के लिए फायदा होता है विशेष रूप से। तो इस तरीके से 24 का मेंस दिया और वो क्वालिफाई रहा। तो सर, हम बहुत सारे बच्चे हमारी लाइब्रेरी में आए दिन पूछते रहते हैं, सर अभी हमने शुरुआत ही किया है, तो प्रीलिम्स की क्या रणनीति होनी चाहिए? तो आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे प्रीलिम्स तैयारी करें? अभी नोटिफिकेशन आने वाला है दिसंबर में, तो अभी तो समय है, बिल्कुल कोई चाहे तो प्रीलिम्स तैयारी कर सकता है। बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए हम ये कहेंगे कि जो भी नए विद्यार्थी हैं, सबसे पहले बकायदे सिलेबस ले आए, सिलेबस, और इसके बाद सिलेबस के अनुसार जो भी प्रचलित नोट्स हैं, अगर उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के थोड़ा बहुत समझ लिए हैं, या फिर वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से पहले से भी रहे हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा हो चुका है, तो ठीक है, वरना थोड़ा बेसिक आप पढ़े थोड़ा सा,
इसके बाद जो भी प्रचलित नोट्स हैं मार्केट में मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल वो नोट्स और कंटेंट अपने साथ ले आए और अधिक से अधिक बार उसको पढ़ें, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। तो आप अधिक से अधिक बार रिवीजन करें उसका, और अधिक से अधिक वैकल्पिक प्रश्न लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं। बिल्कुल अभ्यास करें कि 2 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और गोले भरने में कुछ गलती ना हो, और प्रेशर आप हैंडल कर पाए उस एग्जाम का, प्रीलिम्स का। आप मतलब टेस्ट सीरीज देख के अपने प्रेशर को देखें कि कहाँ पे क्या है। बिल्कुल। और जो टॉपिक नहीं हुए हैं उनको और बिल्कुल, जो सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं कि जिसमें ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको पॉइंट आउट करें और उसको अधिक अच्छे सीरियसली से उसको पढ़ें और उसका ज्यादा रिवीजन करें। तो प्रीलिम्स का खेल ही है, रिवीजन का खेल है कि आप अंतिम समय तक कितनी अधिक बार रिवीजन कर चुके हैं या कर रहे हैं, यही काम आता है एट द मोमेंट। क्योंकि आपके पास अगर रिवीजन नहीं रहेगा तो आपको बनता हुआ क्वेश्चन लगेगा कि ये तो मैं पढ़ के आया है या बन रहा है, कंफ्यूजन में गलत। हाँ, कंफ्यूजन में कि 50-50 भी चांस रहा कि ये चुनूं या ये चुनूं, और फिर आप गलत चुन के आ गए। तो इस तरीके का मेंस के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? मेंस के लिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप नोट्स इकट्ठा कीजिए, नोट्स ले आइए, अपने पास रखिए, और अपने किसी भी कोचिंग की किसी भी अच्छी कोचिंग है, नोट्स आप ले आइए। मतलब बहुत बल्कि बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बुक पढ़ने की जरूरत है। एमपीपीएससी के लिए मैं पहले बता दूं, आपको कोई भी बहुत स्टैंडर्ड किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे बड़े राइटर्स के, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री के लिए जो आर.एस. शर्मा हो गया, सतीश चंद्र हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, आप नहीं भी पढ़ेंगे, आप आसानी से एमपीपीएससी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत 4 बार लक्ष्मीकांत ही पढ़ा हो, तो बहुत मोटे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार नोट्स हम लोग किताब रेफरेंस बुक 1-2 बार पढ़ते हैं समझ बनाने के लिए। इसके बाद एमपीपीएससी में आपका काम नोट्स, कोचिंग के नोट्स या फिर जो भी पतले नोट्स होते हैं उनसे भी चल जाएगा। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। कोचिंग के जो सारे नोट्स रहते हैं बहुत कंसाइज फॉर्म में होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, डिमांड के अनुसार होते हैं, और वही वैसे ही लिखना रहता है, वैसे ही लिखना होता है, फॉर्मेटिंग भी पता चल जाती है। तो आप अपने पास, सबसे पहले मेंस वाले विद्यार्थियों को बोलूंगा कि नोट्स अपने पास रखिए, और फिर यूनिट वाइज अपना समय निर्धारित कीजिए कि कितने दिन आपके पास है मेंस के एग्जाम में, अपने समय के अनुसार कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, उस अनुसार आप समय का विभाजन कीजिए। बिल्कुल टाइम टेबल, आपको दिमाग में एक फ्रेम तो होना चाहिए कि कितने दिनों या महीनों में ये सब्जेक्ट या ये यूनिट निपटा देनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप पहली बार मेंस पढ़ते हैं तो कोई यूनिट बहुत ज्यादा समय ले लेती है, क्योंकि उस वक्त हम लोग खुद पर नियंत्रण नहीं करते हैं, बस हम लोग डीपली पढ़ते चले जाते हैं। जो भी मिला पढ़ लिए, अच्छा ये यूनिट यहाँ से मिल गई, इसको भी पढ़ लो, ये यूनिट यहाँ से मिल गई, इसको भी पढ़ लो। और सबसे पहले आदमी हिस्ट्री उठाता है, और हिस्ट्री इतनी लंबी खींच जाती है कि आदमी उसी में बोर हो जाता है, यार तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और 2-3 महीने वही पढ़ता रह जाता है। तो अपने को ये भी देखना है बिल्कुल क्या आ रहा है, क्या पैटर्न है, कितना हिस्ट्री का वेटेज है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकालिए, तो आपको इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक पर फोकस करना है ये पता चलेगा, और कितने समय आपके पास उपलब्ध है उसके अनुसार आप थोड़ा सा दिमाग में प्लान बना लीजिए कि कितने समय में क्या कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब कंटेंट आपके दिमाग में कुछ हद तक याद हो जाएगा, तो आप लिखने का व्यवस्थित प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सिलेबस पढ़ रहे हो और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हो और उसी के साथ साथ लिखते ही जा रहे हो। ऐसी स्थिति में ये होता है कि याद नहीं रहता है, और जब बात तो सही होगी, लिख भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, तो क्या होता है कि याद नहीं रहता, तो वहां पे राइटिंग स्पीड घट जाती है, क्योंकि आप सोच के आपका पेन रुक रहा है बार बार, कब अगली लाइन क्या लिखें, तो क्वेश्चन पेपर छूटते हैं और नंबर कम आते हैं। तो ये शुरू में पेपर छूटना, नंबर कम आना, ये समस्याएं सबके साथ होती हैं, ये कोई नई समस्या नहीं है, सबको इसी समस्याओं से जूझ कर आगे बढ़ना होता है। तो जब आप 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए कि कौन से क्वेश्चन है जिनका शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, कौन से फैक्चुअल है, सिनॉप्सिस बनाइए शॉर्ट नोट्स की। सिनॉप्सिस बनाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, हम कैसे सिनॉप्सिस बनाए, कितने रीडिंग के बाद सिनॉप्सिस बनाए, इसको थोड़ा डिटेल, क्योंकि अब सिनॉप्सिस का प्रचलन बहुत चला है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है भी जी। तो इसको हम लोग इस सेगमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देखें। बिल्कुल जो मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रक्रिया है, वो मैं मानूंगा कि आप पहली बार में ना बनाए तो बेहतर रहेगा। आप एक बार पहले पढ़ ले, समझ ले, जब दूसरी बार आप उसको रिवाइज करें या पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स बनाने की रणनीति ये होती है कि आपको पूरे का पूरा कीवर्ड नहीं छापना है, आपको प्रश्न की प्रकृति क्या है उसको समझिए, उसके सब हेडिंग समझिए, और अगर कोई फैक्चुअल डाटा है तो फैक्चुअल लिखिए और उसको बहुत ही कंसाइज वे में लिखिए। एक A4 साइज का ब्लैंक पेपर ले लीजिए, उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, और आप क्वेश्चन या टॉपिक के अनुसार उसी में छोटे छोटे अक्षरों में लिखिए। ऐसा हो कि एक यूनिट के शॉर्ट नोट्स
7 पेज 10 पेज या 12-15 पेज से अधिक ना हो जाए, इतने में समाहित हो जाए। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि एक पेपर में 10 यूनिट होती है, तो ये होता है कि 70-80 पेज में आपका पूरे 10 के 10 यूनिट आ जाती है, क्योंकि फिर समय भी तो कम मिलता है। जैसे मेंस लगातार होते हैं तो 3-3 घंटे का मेंस लगातार, उस वक्त रिवाइज करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता है, समय नहीं रहता है। यही काम आता है, यही उस वक्त आपके पास नजरों से एक बार गुजर जाए ताकि तसल्ली हो जाए। तो ऐसे में शॉर्ट नोट्स सबसे ज्यादा वरदान साबित होते हैं, और शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो मेंस में सहायता करें। हाँ, उसमें मनोबल ऐसा हो जाए कि हाँ, हमने 10 यूनिट रिवाइज करके गए। मोटे नोट्स रहेंगे तो आप 3 ही यूनिट पढ़ पाओगे, 7 यूनिट छोड़ के जाओगे तो लगेगा कि यार तुम तो पढ़ के ही नहीं है। बिल्कुल होता यह है कि जैसे होता यह है कि अगर हम एक सब्जेक्ट आज पढ़ा, उसका टेस्ट दे लिए, अब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किए और उस सब्जेक्ट का टेस्ट दिए, फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किए। इस तरीके से होता है क्या कि आप तीसरा चौथा सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो पहले के पढ़े 1-1.5 महीना बीत चुका होता है, और भी लगता है अब तो ये साफ हो गया है, अब इसको फिर से पूरा पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। तो इसी समस्या से निपटने के लिए शॉर्ट नोट्स काम में आते हैं कि आप जल्दी से एक बार नजर घुमा लीजिए ताकि कम समय में भी उसको रिवाइज करके आप लिख सकें। अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर के मैं सिनॉप्सिस के नोट्स भी टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। बिल्कुल मॉडल के तौर पे जी। ठीक है सर, फिर मतलब मेंस का तो हो गया, अब इंटरव्यू के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे डेफ वगैरह बनाए, क्योंकि जब मेंस निकलता है तो ये नहीं होता है कि डेफ में कैसे बनाए, क्या होता है चीजें, इसके बारे में थोड़ा सा। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले अभी तो 2024 के बाद से टैब के फॉर्मेट में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन जरूर, बिल्कुल पहले 5 या 7 पेज का वो व्यक्तिगत विवरण पत्र हुआ करता था जिसमें पूरा डिटेल भरी जाती थी, और लेकिन अब फॉर्मेट चेंज हो चुका है। फिर भी जितनी जानकारी पहले मांगी जाती थी उससे भी अधिक जानकारी अब भरनी पड़ती है, भले ही वो एक ही पेज का डेफ हो गया है। तो उसमें हर चीज पूछ लिया जाता है कि आपके अनुभव क्या है, आपकी अब तक की उपलब्धियां क्या है, और आप राज्य सेवा परीक्षा में क्यों आना चाहते हैं। तो इसको आप अच्छे से डेफ भरिए, उसके फॉर्मेट को समझिए। और सबसे बड़ा डेफ में इंटरव्यू के इसमें सेगमेंट आता है कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको शुरुआत से ही अपने हॉबीज का चयन करना है। वैसे अब चूंकि हम लोग ज्यादा स्टार्टिंग में गांव के विद्यार्थी या फिर जो जागरूक नहीं होते हैं, तो हम लोग ज्यादा हॉबीज पे काम नहीं रहते हैं। अभी भी हम लोग को स्पष्ट रूप से पता नहीं होती है कि हमारी अभिरुचियां क्या है। तो वैसे तो हर चीज पसंद आता है, खेलना भी पसंद आता है, टीवी देखना, पिक्चर मूवीज देखना पसंद आती है, कहानियां पढ़ना पसंद आती है, हर चीज पसंद ही आता है। इंटरव्यू में तय करना होता है कि हम हॉबीज पे क्या रखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपने हॉबियों का चयन कीजिए। इसके बाद इंटरव्यू तैयारी में आप देखिए कि अपना शिक्षा से रिलेटेड तैयारी कीजिए कि आप स्कूल के बारे में अपने तैयार कीजिए, कॉलेज के बारे में, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। इसके बाद अपने गृह जिला, आपने जहां जहां आज तक निवास किया है उस गृह जिले को अच्छे से तैयार कीजिए। वहां की क्या चुनौतियां हैं, क्या सब विशेषता क्या है, ठीक, ये सब गृह जिला के बारे में तैयार कीजिए। इसके बाद अपने हॉबीज हो गई, गृह जिला हो गया, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हो गई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें करंट चुनाव करना, जैसे बहुत सारे चीजों में इंटरेस्ट होता है, तो हॉबी का चुनाव करने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे हम चुने, बिल्कुल, कि वहां भी हम अच्छा परफॉर्म कर पाए और हमारी हॉबी भी बनी रहे। हॉबीज का जो सेक्शन है काफी दुविधापूर्ण स्थिति में डाल देता है। आदमी चयन नहीं कर पाता शुरू में कि क्या लिखे और क्या न लिखे उस सेगमेंट में। तो 1-2 ऐसी हॉबीज तैयार कीजिए जिसमें फंसने के कम चांस हो, या फिर जिसकी आपको बहुत ही गहरी समझ हो। जैसे आप मान लीजिए अधिकांश अभ्यर्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट हम लोग मैच देखते भी हैं, तो एक क्रिकेट हॉबी के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने लिखा था। तो इसमें क्या होता है कि अगर क्रिकेट से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछेंगे तो हम लोग बता देंगे कि क्या क्रिकेट के नियम है और कैसे खेलते हैं और कौन प्रमुख खिलाड़ी है। कुछ रिकॉर्ड वगैरह पूछे तो हम लोग वो क्या है कि जो पूछते हैं वो भी क्रिकेट देखते हैं, हम लोग भी क्रिकेट देखते हैं। बिल्कुल, तो रिलेट हो जाता है इस तरीके से। बाकी कम से कम 2 हॉबियां आप लिखिए, कम से कम 2 तो लिखिए ही, ताकि हॉबीज का क्या होता है कि इंटरव्यू में हम लोग के पास तब तक गेंद रहती है हमारे पाले में जब तक प्रश्न हमारे लिखे हुए कागज से ही पूछी जाए। जो हमने फिल किया है डेफ, उससे अगर पूछा जा रहा है तो गेंद अपने पाले में रहती है, क्योंकि हम लोग जो लिखा है वो हमने तैयार करके वहां जाते हैं। अगर जब इंटरव्यू डेफ से बाहर जाना शुरू होता है तो फिर बहुत चांस होता है कि या तो वो बहुत ही अच्छा जाएगा या फिर बहुत खराब जाएगा, क्योंकि उस वक्त प्रश्न अगर फंसने लगे तो बहुत ही बुरा जाने लगता है। और अगर अच्छी सब्जेक्ट पे हो गए, कहीं बाहर किसी मुद्दे पे गए, तो फिर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी डेप में हमने जो भरा है उसको अच्छे से तैयार करके रखे हुए हैं। और डेप में अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये हमारे दर्शक। पहले डेप ज्यादा बड़ा होता था, जैसे माता पिता का नाम और जाति वगैरह सब आपकी
ग्रेजुएशन, आपने कहाँ कहाँ आज तक निवास किया है, हर चीज उसमें पूछ ली जाती थी। अब ये केवल एक ही पेज में कर दिया गया है, जिसमें अब केवल नाम लिखे जाएंगे, उपनाम नहीं लिखे जाएंगे, सरनेम। तो ये हो गया चेंज। इसके अलावा इसमें आपने अपने विद्यालय अभी भी विद्यालय का विवरण देना होगा कि आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन या फिर जो भी आपने पढ़ाई की डिग्री ली है, किस कॉलेज से ली है और कितने परसेंटेज वगैरह है, ये अंकित करना होता है। इसके बाद आपने कहाँ कहाँ निवास किया है, ये भरना है अभी। और आपकी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, पाठ्येतर गतिविधियां या कुछ उपलब्धियां, ये लिखना है। अनुभव, अगर आप कहीं अनुभव है, आपको कहीं आपने काम किया है या कोई विशिष्ट अनुभव है, तो अनुभव का कॉलम है उसमें। इसके अतिरिक्त आप अपनी हावियां लिखेंगे। और फिर अंतिम सब प्रश्न उसमें ये भी है कि आप राज्य सेवा परीक्षा में क्यों आना चाहते हैं, तो आप कहाँ से प्रभावित हुए हैं या फिर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या आप इधर क्यों आना चाहते हैं, ये 2-3 लाइन में लिखना होता है। तो ये नया फॉर्मेट है डेफ का, एक ही पेज का हो गया है अब। तो ये सब फिल करना होता है और फिर इसी की अच्छी तैयारी करनी होती है। सर ये क्वेश्चन होता है कि जैसे अभी हम लोगों को न तो नंबर पता चल पाता है, न तो कॉपियां मिल पाती हैं जी। तो ये जो 2-3 असफलताएं मिली, असफलताएं इन द सेंस कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया जी, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, उन असफलताओं को आप कैसे देखते हैं? जी, चूंकि मुझे तैयारी करते हुए लगभग 4-5 साल हो गए और एक लंबा समय बीत चुका है और मैंने हर स्तर पर असफलताएं देख भी चुका हूं। मैं एक बार प्रीलिम्स भी रुका है और एक बार मेंस भी रुका है और एक बार इंटरव्यू भी नहीं हुआ। तो ये होता है कि आपको असफलताओं के बाद खुद को संभालना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना तन मन धन पूरा झोंक दिए हो, आप पूरी तरीके से ईमानदारी से लगे हुए हो, इसके बाद भी आप किसी स्तर पर रुक जाएं तो दुख होता है। और ये दुख तब और होता है जब आप इंटरव्यू दे चुके हो और फाइनल लिस्ट में आपका नाम ना आए, आपको कुछ भी ना मिल पाए, तो ज्यादा दुख होता है कि फिर अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो इस समय घर वालों और दोस्तों की क्या भूमिका होती है? सबसे अधिक उस समय अपने दोस्त, अपने जो साथ में तैयारी कर रहे होते हैं, वही काम आते हैं, एक दूसरे को ढाढ़स बधाते हैं। आपको उसका सपोर्ट मिला? बिल्कुल। हम लोग 3 लोग मिलकर तैयारी करते हैं और साथ में तीनों लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की सफलता असफलता में पूरा एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इससे बहुत मनोबल बना रहता है। मतलब इसमें ग्रुप स्टडी अगर करें बिल्कुल तो एक अच्छे दोस्त और ग्रुप की तलाश रहती है ऐसे लंबे तैयारियों में, क्योंकि इतने कंपटीशन में ये तय नहीं है कि किसको कितना समय लगेगा। तो ऐसे में अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है जिससे आप कुछ बता सके या कुछ पूछ सके, तो समस्या हो जाती है, आदमी एकदम अकेला महसूस करने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ दोस्त होने चाहिए, कुछ टीचर्स होने चाहिए, कुछ जिनसे आप कुछ पूछ सको, कुछ बता सको, जिस पर आप भरोसा कर सको। तो ऐसे कुछ ग्रुप की जरूरत पड़ती है और इस तरीके से संघर्षपूर्ण एमपीपीएससी की दास्तान रहती है और इसमें लेट लतीफ होती रहती है, कब कहाँ किसका रिजल्ट रुक जाए या फिर कुछ भी हो जाए। शासन प्रशासन को और आयोग को आप क्या कहना चाहेंगे, जो कापियां नहीं दिखा रहे हैं, नंबर नहीं बता रहे हैं, तो आपका इस पे क्या व्यू है? मैं ये मानता हूं कि ये विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी है कि कापियां और नंबर नहीं दिखाई जा रही हैं। 2019 से कापियां नहीं दिखाई जा रही हैं और तब से अब कापियों का ऑनलाइन मूल्यांकन भी होने लगा है। तो किस तरीके से मूल्यांकन हो रहा है और कितने नंबर से कोई विद्यार्थी चूक जा रहा है। कई बार होता है कि हमने 3 मेंस दे लिए, 4 मेंस दे लिए, पर मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इतना पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सुधार करें, क्योंकि हमें जब तक कापियां नहीं देखेंगे अपनी गलतियों का नहीं पता चल पाएगा और नंबर नहीं पता चलेगा तो ये नहीं पता चल पाएगा कि किसमें कम नंबर आ रहे हैं, किसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर हम लोग वो देख पाते तो वो शायद बिल्कुल यात्रा कम होती है, हम अपनी गलतियों से सीख पाते, सुधार पाते हैं। तो मैं तो ये विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी समझता हूँ और दुर्भाग्य मानता हूँ। सरकार को जल्दी से जल्दी इस पे बिल्कुल उठाना चाहिए, सरकार इसको दिखाओ। बिल्कुल आरक्षण का मुद्दा मैं मानता हूँ जल्दी सुलझे और कापियां और नंबर जरूर दिखाए जाए ताकि तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को थोड़ी सहायता मिले। और 23% वाले में आते हैं, जो 19 से 2023 मतलब 23% वाले में आ रहे हैं, जी 13% में जो आ रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? वो तो बहुत विडंबना। बिल्कुल, कितना वेट करेंगे? बिल्कुल, जो भी कोई विद्यार्थी प्रीलिम्स में 13% में फंस जाता है तो मेंस इंटरव्यू देने के बावजूद भी उसका रिजल्ट रुका हुआ होता है और फिर वो परेशान रहता है कि क्या होगा कि नहीं होगा। फिर भी वो आगे की तैयारी करने में लगा रहता है, मन में हमेशा ये बना रहता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति है और बहुत से विद्यार्थी हजारों की संख्या में 13% के मामले में फंसे हुए हैं। उनसे बस यही कहूंगा कि बस धैर्य बनाए रखें और कोशिश करें कि प्रीलिम्स को बहुत स्ट्रांग करें और जनरल
के तहत प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, ताकि आप अधिक से अधिक, 87% बिल्कुल 87% में आए और अधिक से अधिक सीटों पर आप लड़ सकें। जी। तो प्रीलिम्स ऐसे समय पर की पॉइंट है, प्रीलिम्स की मजबूत तैयारी होनी बहुत जरूरी है। सर, जो शुरुआत में तैयारी करते हैं वो बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि हम कौन कौन सी बुक लें प्रीलिम्स के लिए, जी। तो क्या आप कुछ उसमें गाइड करेंगे आप? जी, प्रीलिम्स के लिए जो भी प्रचलित नोट्स है आप वो ले आए। अगर किसी ने तैयारी प्रारंभ की है, शुरुआती अवस्था में है, और अगर वो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट नहीं रहा है, जैसे इतिहास भूगोल उसको पहली बार पढ़नी पड़ रही है, पहली बार वो क्वालिटी पढ़ेगा, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकता है। इसके बाद आप चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे किसी भी कोचिंग के प्रचलित नोट्स उठा लीजिए, क्योंकि जो भी नोट्स मार्केट में रहते हैं कंसाइज और छोटा आकार में होते हैं, और कंटेंट उसमें भी लगभग ठीक ही मिल जाता है। एमपीपीएससी क्वालिफाई करने में तो ज्यादा बहुत स्टैंडर्ड पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं रहती है, नोट्स से भी काम चल जाएगा। बस आप प्रचलित नोट्स ले आइए और अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए, रिवीजन करना शुरू कीजिए प्रीलिम्स के लिए, और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सीरीज लगाइए अधिक से अधिक, तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जी। और सिंगरौली के जो बच्चे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आपसे संदेश तो जरूर वो प्राप्त करेंगे कि सिंगरौली के बच्चे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसके बारे में क्या, सिंगरौली बच्चों के लिए क्या बोलेंगे आप? मैं सिंगरौली के विद्यार्थियों से बोलूंगा कि धैर्य बनाए रखिए। जिले से बहुत ही कम विद्यार्थी हैं जो बाहर जाके सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और सफल होते हैं। तो बस ये एक लंबी यात्रा होती है और इसमें नहीं तय होता है कि किसको कितना वक्त लग जाएगा। तो बस धैर्य बनाए रखिए और खूब मेहनत कीजिए, जहां भी है पूरे तन मन से उसकी तैयारी कीजिए, तो आप एक दिन अवश्य सफल होंगे और शिक्षा के रूप में सिंगरौली को आप आगे उसका नाम रोशन करेंगे। सर, लाइब्रेरी का क्या महत्व है पढ़ाई में? अगर लाइब्रेरी, इसके बारे में। पढ़ाई के समय ये होता है कि अगर आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं, अगर जैसे अधिक विद्यार्थी होते हैं जो कहीं बाहर रह के तैयारी करते रहते हैं, तो अगर आपके रूम में डिस्टर्ब होता है या फिर बाहर की आवाजें आती है या फिर टाइमिंग का लेके कोई इशू है, तो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करना होता है। अधिकांश विद्यार्थी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और ये बहुत ही सहायता होती है। अगर आप घर में बैठ के पढ़ेंगे तो आपका मन भटकेगा, आप जब मन करे तभी फोन चलाने लग जाएंगे, कहीं बाहर निकलने चले जाएंगे, किसी के साथ चाय पीने चले जाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी में ये होता है कि आप बस बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बगल में कई लोग बैठ के पढ़ रहे हैं और वो भी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन का भाव आता है और आदमी भटकता कम है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एक नियमितता बनी रहती है कि रोज लाइब्रेरी जा रहे हो तो इतना घंटे तो पढ़ ही रहे हो बैठ के। बिल्कुल। तो इस वजह से लाइब्रेरी काफी सहायता होती है, और खासकर बाहर के परिवेश में जहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसे परिवेश में तो मैं मानूंगा कि लाइब्रेरी काफी सहायतापूर्ण होती है। बिल्कुल, वरदान है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, हमारे दर्शकों को काफी प्रेरणा मिली। थैंक यू सर। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जिस समय पर यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था उस समय 2023 का रिजल्ट पेंडिंग में था, और अब जब 2023 का रिजल्ट आ गया है, उसमें पुनः चंदन शाह जी को आबकारी उप निरीक्षक पद ही प्राप्त हुआ है, और उसके लिए उनको पुनः बधाई। और यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर साबित हुआ हो और अगर जानकारी पूर्ण हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।